अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में एक बार फिर न्यूट्रल जो लफ्ज़ है इसकी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं। न्यूट्रल का लफ्ज़ पाकिस्तानी सियासत में कोई नया नहीं है। इमरान खान ने जेल से इस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम भेजा कि मुल्क की खातिर न्यूट्रल हो जाएं। पहले इमरान खान से मिलकर आने वाले उमर अयूब और अलीमा खान ने न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और खान साहब का मैसेज दिया, और आज यही बात वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने भी कही कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। ये निकम्मे हैं और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। पनौती क्या होता है? मनहूस। बिल्कुल, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के लिए न्यूट्रल का जो वर्ड है कि पहली बार सुनाई हमें नहीं दिया। फ़र्क बस ये है कि आज PTI मुस्बत अंदाज में न्यूट्रल कर रही है, जबकि माजी में इसे मनफी हवालों से जोड़ा गया। जब 2022 में इक़्तिदार हाथ से जा रहा था तो इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप न्यूट्रल क्यों हैं। इसी बुनियाद पर कप्तान की पार्टी ने अमर बिल मारूफ का एक मकबूल बयानिया खड़ा किया, बड़े बड़े जलसे किए, सियासी लड़ाई को हक और बातिल की जंग बनाकर पेश किया गया। मंतक ये थी कि इदारों को न्यूट्रल होने की बजाय हक का यानी हमारा साथ देना चाहिए। मगर PTI के आज के न्यूट्रल का मतलब अमर बिल मारूफ नहीं बल्कि गैर जानिबदारी है, यानी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को अकेला छोड़े। PTI के बयानिए के इस तजाद पर आज वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने क्या कहा, जरा देखिए। कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, तो चेलों ने कहा लब्बैक, वाह वाह, फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। फिर कप्तान ने कहा लेकिन न्यूट्रल तो जानवर है, तो चेलों ने कहा वाह वाह, न्यूट्रल तो जानवर है। फिर कप्तान ने कहा 9 मई कर देंगे, आग लगा देंगे, तो कप्तान ने कहा कि कब्र तक पीछा करेंगे। फिर कब्रें खोदनी शुरू कर दी और लोगों ने कहा खोदो कब्रें। अब कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, PMLN हमारी लड़ाई करवा रही है। भाई ये दीवाने हैं, ये पागल हैं या बहरूपी हैं? मुसद्दिक मलिक ने जहां PTI के बदलते तर्ज सियासत पर आज बड़े सवालात उठाए, वहीं उन्हें मुज़ाकरात की दावत भी दी कि आए बैठें। PTI आज जिसे न्यूट्रल को गैर जानिबदारी से जोड़ रही है, इस पर सवालात तो उठ रहे हैं। ये गैर जानिबदारी आपको तब क्यों याद नहीं आई जब इमरान हुकूमत और इदारे अलग अलग नहीं बल्कि सेम पेज पर थे। ये गैर जानिबदारी आपको तब याद क्यों नहीं आई जब 2018 के इलेक्शन में RTS बैठा और उसके बाद PTI जीत गई। ये गैर जानिबदारी तब क्यों याद नहीं आई जब इमरान खान की हुकूमत में सारी अपोजिशन थी, वो जेल में थी। ये गैर जानिबदारी तब याद क्यों नहीं आई जब मीडिया को कहा जा रहा था कि सिर्फ 6 महीने बस मुस्बत रिपोर्टिंग करें, देखें मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये गैर जानिबदारी तब भी याद क्यों नहीं आई जब बजट हो या एतमाद के वोट का मामला, असम्बली में बंदे पूरे हुकूमत नहीं कोई और करता था, ये कहा गया। जब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन जमातें निशाने पर थीं, तब PTI को गैर जानिबदारी याद क्यों नहीं आई। आज खुद पर मुश्किल है तो अपने लिए PTI गैर जानिबदारी क्यों मांग रही है, क्यों इदारों से कह रही है कि आपकी हमारी लड़ाई करवाई जा रही है, जब इमरान खान खुद इदारों के सरबराहान के नाम ले लेकर उन पर तनकीद करते थे। तो लड़ाई तो आप लोगों ने की, तो हुकूमत लड़ाई कहाँ से करा रही है। तो इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। जिस तरह न्यूट्रल का लफ्ज़ हमारी सियासत में नया नहीं है, इसी तरह सियासी जमातों के बदलते तर्ज सियासत ये भी यहाँ नए नहीं हैं। न्यूट्रल की डेफिनेशन जब हमने बताया गया, जब अदम एतमाद आ रही थी, खान साहब ने बार बार कहा कि आप न्यूट्रल हैं, मुल्क का तमाशा देख रहे हैं, यहाँ मुल्क को लूटा जा रहा है, आप न्यूट्रल क्यों हैं, न्यूट्रल तो जानवर होता है। और आज इदारों से क्यों कह रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा, आज पीछे खड़े थे, मैंने अभी देखा आप भी पीछे खड़े थे, आज न्यूट्रल की डेफिनेशन क्यों बदल गई आप लोगों के लिए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद, देखिए अच्छे सवालात हैं। मैं वैसे मीडिया को एक बात करूंगा कि ये मीडिया भी हर वक्त ये मातम करना और ये सीना को भी छोड़े। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ
पिछले 10-11 साल जब से मैं पार्लियामेंट हूं, मैं इस मीडिया को देख रहा हूं। टॉक शोज होते हैं और बिल्कुल जिस तरह वो एक हमारे गांव इलाकों में आपके पंजाब साइड पे भी होती थी ना, वो एक मासी होती थी जो लोगों को लड़ाती थी। ये पेट्रोल इसके हाथ में होता है मीडिया के और छिड़कता है फौरी। ओ भाई खुदा के बंदो, और आपको नहीं मैं कह रहा, मैं अमूमी बात कर रहा हूं कि अगर एक लड़ाई बड़ाई के माहौल में कोई बेहतरी की बात होती है तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा नहीं करते, ओके नहीं करते, मामला ठीक नहीं करते, ये लड़ाई ठीक है, ऐसे ही सही है, एहतजाज ठीक है। 25 करोड़ आवाम की सबसे बड़ी जमात को आप जेल में, आपने उसके लीडर को डाला, हमें भी दोबारा डालें। आज के दिन में निकला था, मुझे दोबारा पकड़ के डाल दें। अच्छा क्या चला सकते हैं मुल्क? नहीं चला सकते। क्या करना पड़ेगा? बात करनी पड़ेगी। अच्छा जितनी जल्द कर लेंगे पाकिस्तान की बेहतरी होगी। बिल्कुल सब इस पे मुत्तफिक हैं। अब करना क्या चाहिए? डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में होना चाहिए। और मैं तो बहुत वक्त से ये कह रहा हूं जी, एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में कभी भी मुज़ाकरात नहीं होते। फौज और सियासी जमात में मुज़ाकरात नहीं होते, आईन में गुंजाइश नहीं है। उसमें एंगेजमेंट हो सकती है। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि कोई गलतफहमी है, आपका कोई वक्त गया या उनका और बात हुई कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, दैट्स ऑल। आपके मुज़ाकरात होते हैं हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस में, आईन के पराये के अंदर। अच्छा न्यूट्रल पे आते हैं कि न्यूट्रल पत्नी जानवर है, जानवर नहीं है। अभी न्यूट्रल पे नहीं जाना, आप मेरे सवाल का जवाब दें। न्यूट्रल पे जाएंगे तो अब सुन लेना। अच्छा चलें आप। अब हुकूमत के साथ साथ मीडिया भी उस लिस्ट में आ गया है कि अब मीडिया भी बराबर का शामिल है लड़ाई करवाने में। देखिए इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू कराते हैं, लेकिन बेशुमार लोगों के प्रोग्राम चलते ही इसमें एक लड़ाई हो, रेटिंग हो। अच्छा वो तो आपस में लड़के चले जाते हैं, कौम को क्या मिलता है? कौम ने एक लड़ाई देख ली, व्हाट डू दे गेट आउट ऑफ इट? इस वक्त कौम के मसाइल क्या हैं? कौम के जैसे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त आपका 8,000 अरब से ज्यादा IPPs को आप कैपेसिटी चार्जेस और ये सारा मिला के दे चुके हैं, जिसमें आधी बिजली भी नहीं बनाएंगे। मैं इस वक्त अगर हम प्रॉपर एग्रीमेंट्स में होते, ये जो आपका बिजली का किसी बंदे का 50,000 का बिल आ रहा है ना, उसका 5-6 हजार से ज्यादा बिल ना आता। इस वक्त अगर हम अपना हमारा डॉलर के मुकाबले में रुपये थोड़ा भी मेंटेन कर पाए होते पिछले 25-30 सालों में, आपका इस वक्त पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो आज भी 50 रुपए से कम होती। आज भी डीजल जो है वो 50 रुपए से कम में बिकता। तो फायदा किसको होता? आवाम को होता। लेकिन सियासी रहनुमा किस चक्कर में है कि किसी तरीके से कोई मेरी लॉटरी निकल आए, कोई गेट नंबर 4 या कोई किसी तरीके से किसी के सहारे आके इख्तिदार में बैठ जाऊं। और भाई तू इख्तिदार में बैठ गया एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के, फिर क्या तू अपनी आजाद फैसले कर सकता है? अगर तू किसी के कंधे पे बैठ के आ गया तो इसलिए अगर न्यूट्रल की बात आई है तो उसको फिर इन टोटलिटी अप्लाई होना चाहिए। जहां तक हमें ये ताना दिया जा रहा है कि खान साहब ने पहले कहा था कि न्यूट्रल ना हो और आज कह रहे हैं न्यूट्रल हो, इस पे अगर आप मुझे इजाजत देती हैं तो मैं 1 मिनट में जो मेरी समझ में एक चीज है मैं आपके सामने रखूं। जी प्लीज। देखिए आज भी अगर इस हुकूमत के खिलाफ जो फॉर्म 47 की है, जिसके पास मैंडेट नहीं है, लेकिन कानून की किताब में वजीर आजम की कुर्सी पे एक शख्स बैठा है जिसका नाम शहबाज शरीफ साहब। अच्छा एक हुकूमत बैठी है, इस हुकूमत के खिलाफ अगर यहाँ की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज किसी बैरूनी इशारे के बगैर खुद कोई मूवमेंट करती हैं, अदम एतमाद करती हैं, कोई करारदाद लाती हैं, कोई इजलास होता है, कोई जलसा होता है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट या फौज या इन इदारों को नहीं आना चाहिए, उसमें न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन आज भी जिस तरह हमारे खिलाफ अमेरिका की एक मुदाखलत हुई, जो भी आप उसको नाम लें, साजिश कहें, मुदाखलत कहें, आज भी अगर इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई बैनुल अक़वामी ताकत मुदाखलत करती है, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह हमारे खिलाफ हुआ था, आज अगर हम खुदा न खास्ता यूज हो और अमेरिका या किसी और ताकत के ईमा पे इनके खिलाफ कोई तहरीक चलाएं, फौज या इदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उनको फिर हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं है, बैरूनी इशारा नहीं है और मुकाबला सिर्फ सियासी है, सियासी जमातों के बीच में है, पाकिस्तान के अंदर का मुकाबला है, उसमें इदारों का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो उसमें न्यूट्रल आज के न्यूट्रल होने का मतलब आप अगर हमें जो समझ में आती है कि आप लोग ये समझ रहे हैं, खान साहब ये समझ रहे हैं कि जो आज की हुकूमत है वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट इस सहारे को हटा ले, उनके कंधों पर जो हाथ रखा है उसको हटा ले तो हुकूमत धर्म से गिर जाएगी। तो आप लोगों को कहने का मतलब है कि हुकूमत उनके भार पे खड़ी है, उनके सहारे पे खड़ी हुई है, इसलिए आप लोग कह रहे हैं न्यूट्रल हो जाए, साइड पे हो जाए। देखिए किसी भी सियासी मुकाबले में एस्टैब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे उनका अंदर होना हमारे मफाद में हो
या नून के मफाद में हो, किसी के मफाद में नहीं होना चाहिए। किसी को देखिए, अगर किसी को पाकिस्तानी को, किसी पाकिस्तानी सियासतदान को मुल्क से मोहब्बत है तो वो ये चाहेगा कि मेरी मुल्क की फौज मजबूत हो। मुल्क की फौज मजबूत तब होगी जब वो और अवाम यकजान दो कालब होंगे। जब भी एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें सिर्फ फौज नहीं आते और इदारे भी आते हैं, जब भी एस्टैब्लिशमेंट सियासत के करीब आती है तो एक जमात को तो फायदा होता है, लेकिन कुछ जमातों को जो नुकसान होता है उसकी वजह से जो उसके साथ लोग खड़े हैं, कोई एक जमात के पीछे सब तो नहीं खड़े ना, तो जो डिसएनफ्रेंचाइज होगा, जो डिसएडवांटेज पे होगा, उसके पीछे जो कौम खड़ी है, नुकसान किसका हुआ? एस्टैब्लिशमेंट का हुआ, फौज का हुआ, पाकिस्तान का हुआ। इसलिए अगर कोई भी मुहब्बत वतन सियासतदान है, चाहे हमारा लीडर है, किसी और जमात का है, मैं उसको सरबस्ता दरखास्त करूंगा कि सियासी लड़ाइयों में, सियासी मुकाबलों में एस्टैब्लिशमेंट को ना रगे दें। एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि उनका जो रवायती रोल है, उस रवायती रोल में वो जब जब होते हैं वो उसमें जचते हैं, कौम उनको सल्यूट करती है। जब जब वो इस फील्ड में आए, इसमें गंदे हुए, चाहे वो जिया साहब का दौर था, चाहे वो अयूब खान साहब का दौर था, चाहे मुशर्रफ साहब का दौर था। जो आज लड़ाई है, ये पीटीआई की किसके साथ है? ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है या ये सियासी जमातों के साथ लड़ाई है? और आप कह रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सियासी जमातों को ही सियासी जमातों से डायलॉग करने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट फौज से बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात खान साहब को क्यों समझ में नहीं आती है? वो तो आज की सियासी जमातों से बात करना ही नहीं चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि जिन्होंने लाके बिठाया, जिनके पास इख्तियार है, हम बात उन्हीं से करेंगे। ये तो बात आप कर रहे हैं ना, होगा तो वही जो खान साहब ने सोचना है, ये जो खान साहब की पॉलिसी है। खान साहब ये बात समझने से क्यों कासिर हैं, क्यों समझना नहीं चाहते हैं कि अगर उन्हें आज भी बात करनी है तो इन्हीं सियासी जमातों से करनी होगी जो वो करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, देखिए, ये ऐसी एक मिथ है कि खान साहब बात नहीं करना चाहते। उन्होंने बात इस पर राय में की थी कि क्या बाइख्तियार हैं, क्या शहबाज साहब, इनकी हुकूमत बाइख्तियार है, क्या वो फैसले अपने खुद कर सकते हैं? अभी तक जो हो रहा है आपको बाइख्तियार लग रहे हैं? जो पंजाब में हो रहा है, मिसाल के तौर पे, ये जो पंजाब में हमारे साथ पिछले 24 घंटे में हुआ है, बाकी बातें छोड़ें, क्या ये इसकी ओनरशिप ले रहे हैं? ये जो लोग गायब हुए हैं, ये जो मीडिया पर्सन गायब हुए हैं, ये सियासतदानों को उठाया गया है, ये जो चिल्ला काटा है उसने अपना शेख रशीद साहब ने, इन चीजों को क्या ये लोग ओन करते हैं? इस पैराए में हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी हम सबकी फौज है। कोई नून या पीटीआई की कोई लड़ाई तो इस पे नहीं है कि किसकी फौज, तो सबकी है। तो अगर वो एपॉलिटिकल होते हैं, अगर वो थोड़ा दूर होते हैं, स्पेस क्रिएट होता है, तो फिर पॉलिटिकल फोर्सेस में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि बैठ के फिर मसाइल का वो हल निकालें। और मसाइल क्या हैं? देखें, एक तो असीरान की रिहाई है, वो हुकूमत के इख्तियार में, कि गलत केसेस मजीद ना करें, जो गलत केसेस और हैं जो पिछले हैं उनको वापस लेके उनको बाहर आने दें। सबको पता है इमरान खान दहशतगर्द नहीं है, इमरान खान दहशतगर्द है, ये कोई बात है करने की? क्या वो मुहब्बत वतन नहीं है? क्या वो गद्दार है? खुदा न खास्ता, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब जो 2 बार के आपका वजीर खारजा है, वो गद्दार है? तो लाहौर हाई कोर्ट से जो 12 मुकदमात में रिलीफ मिला है, 9 मई की मुकदमात में रिलीफ मिला है, तो ये दहशतगर्द होते तो रिलीफ तो ना मिलता, ये तो सबको नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट साइड पे होती है, जो खान साहब ने कहा है कि न्यूट्रल हो जाए, वो न्यूट्रल पे सबके लिए है। कल को हमारी हुकूमत बनती है, हमें अपने दम पे हुकूमत चलानी होगी। अगर हमने अपने बंदे अदम एतमाद के लिए लाने हैं, हमारी सियासी जमात में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हम लोग अपने साथ अलाइन रख सकें। आप अपने पॉलिटिकल लोगों को अपने साथ खुश रख सकें, अपने साथ मजबूत रख सकें। एस्टैब्लिशमेंट का, इदारों का क्या काम है? देखें, बॉर्डर की हिफाजत करना, मुल्क के अंदर मुल्क दुश्मन ताकतों के सारे मंसूबों को खाक में मिलाना, सियासतदान करें, तो ये सबको सीखना फिर पड़ेगा ना। तो आज फिर आप लोगों को ऑफर दिया ना मुसद्दिक मलिक साहब ने, आए बैठे बात करें, तो क्या इस पर आप लोगों का जवाब? देखिए, इस पे मैं अर्ज करता हूँ, इस पे मैं, जो हमारी मौजूदा लीडरशिप जो बाहर है, जिसमें ऑफिस बियरर्स हैं या उसमें जो मैं हूँ या मेरे जैसे और हैं, मैं समझता हूँ हम लोगों को ज़ेद नहीं देता कि फौरी तौर पे हम मुज़ाकरात की ऑफर आए हम उसको रिजेक्ट करें। नो, देखें, मुज़ाकरात यस करना या नो करना ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ना ये बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब साहब के इख्तियार में होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब के इख्तियार में है तो उन्होंने आज भी मना किया है ना। सुप्रीम लीडर, मैं अर्ज करता हूँ, सुप्रीम लीडर इमरान खान साहब है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब तक बात मनवन जानी चाहिए कि जनाब ये बात हुई है, और उस पर फिर पॉलिटिकल लीडरशिप बैठे, जो हम उस पर बैठेंगे और फिर आगे का कोई रास्ता बनाएं, क्योंकि मुज़ाकरात ही मसाइल का हल होंगे। जितने जल्द सियासी क़ुव्वतें इसको समझ जाएं, उसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। इमरान खान साहब ने मेरे सामने
मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी और की बात सुन के किसी को करेगा। मैं जो बात उससे सुनूंगा आपके सामने करूंगा। मेरा लीडर इमरान खान है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं गौहर साहब की और उमर साहब की, क्योंकि उनको ओहदे इमरान खान साहब ने दिए, लेकिन लीडर सिर्फ इमरान खान है। तो मैं आपको बात जो करूंगा वो खान साहब की करूंगा। तो खान साहब ने कहा कि मज़ाकरात, मैंने खुद पूछा, उन्होंने कहा मज़ाकरात से इनकार नहीं है, इस बात को कोई महीना डेढ़ हो गया होगा, लेकिन दो नुकात हैं, दोनों असीरान की रिहाई, मैंडेट की वापसी। अगर अब हुकूमत के पास इख्तियार है, इस पे वो मजबूत फैसला साजी करने की पोजीशन में है, तो फबेहा नहीं है तो फिर हमने अपना कोई रास्ता तो बनाना होगा। लेकिन अब तो बात आगे चली गई है ना, अब तो मैंडेट की वापसी से बात, दिनों से इमरान खान जेल में है, क्या वो सारी जिंदगी जेल में रहेगा? ये नुकसान सिर्फ उसका है क्या ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं है जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जेल में है? हमें तो अपने लीडर को और अपनी लीडरशिप को बाहर निकालना है, उसके लिए हमें कोई ना कोई आईनी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब तो आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। असद कैसर साहब हर प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के जो तब्दीली है उससे जोड़ा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे हैं कि ये सरगोशियां हो रही हैं कि नवंबर दिसंबर आएगा। वो कहते हैं कि जो पीटीआई वाले हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जो पीटीआई वाले हैं ना, वो अपनी निजी जो महफिलें हैं उसमें बात करते हैं कि हमारी बात हो गई है, नवंबर दिसंबर आने दें, चीफ जस्टिस की तब्दीली होगी, 8 फरवरी की जो इलेक्शन है नल एंड वॉइड हो जाएंगे, मैंडेट हमारा हमें वापस मिल जाएगा, उसके बाद हम नए इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। तो ये इस्लामाबाद में सरगोशियां हो रही हैं। देखिए, वो राना साहब को मैं कहूंगा कि वो जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तो उनकी मालूमात नाक़िस थी, तो अब तो इंटीरियर मिनिस्टर भी नहीं है, उनकी जगह तो कोई और आ गया है जो पता नहीं उनका भी नहीं है किसका है। देखिए, हमारी निजी महफिलों की हमें पता होगी ना उनको किस तरह। अब मुझे क्या पता है मियाँ साहब, शहबाज साहब या नवाज शरीफ साहब की निजी महफिलों में क्या होता है, वो तो राना साहब को पता होगा क्या होता है। मैं अच्छे पैराए में बात करूं तो हमारी निजी महफिलों का उनको कैसे पता है? और दूसरी बात यह है कोई दोस्त हो उनका, दोस्त होने पे तो पाबंदी नहीं ना। हमारा भी एक मसला है, काली बीड़े भी कोई ना कोई निकल आती है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि कोई डेट नहीं देनी चाहिए, ना कोई डेट है, ना कोई ऐसी बात मैंने इमरान खान साहब से सुनी है, ना कोई मैसेज कन्वे किया है। नवंबर दिसंबर की कोई बात नहीं है, बल्कि अगर कोई ये बात करता है नवंबर दिसंबर की, वो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो भी आते हैं उनसे ज्यादती है। आप लोगों को क्यों कंट्रोवर्शियल करते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि हमारी तो पिटिशन 184(3) की पड़ी है 5 महीने से, काजी फाइज ईसा साहब के नीचे पड़ी है, उनके पास पड़ी है, हमें उन पे एतराज है। हम एक महज़ब पैराए में बात कर रहे हैं कि हमें काजी साहब पे एतमाद नहीं है खान साहब के केसेस के हवाले से। हमने अपना एक महज़ब तरीके से एक एहतराम के पैराए में उनको बात पहुंचाई है कि जनाब आप उसको प्लीज ना सुनिए, और ये मैं समझता हूं कि अच्छी बात है कि वो उसको ना सुने, उसमें उनकी भी इज्जत है। चले, अगर ये राना सनाउल्लाह को निजी महफिलों का नहीं पता तो असद कैसर साहब को तो अंदर की बात पता होगी ना। वो भी तो कह रहे हैं, हर जगह हर प्रोग्राम में कह रहे हैं कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, ट्राइब्यूनल से फैसले उनके हक में आएंगे, बड़ी उम्मीद है। तो अब दिसंबर का इंतजार है अब सबको। देखिए, उनकी उम्मीद हो सकती है, उम्मीद तो इंसान हमेशा अच्छी की रखता है। मैं नहीं समझता कि मालूमात बेस्ड पे ये बात होगी। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि जो हमारी पिटिशन पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट उसको उठा ले, उस पर जुडिशल कमीशन बना दे और इस इलेक्शन का फैसला कर दे। इस इलेक्शन में क्या, उसमें कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है ना, सारे वोट नहीं गिनने। फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 निकाले और उस पर जनरल फॉर्म 47। यही तो बात है, वो पिटीशन नवंबर में सुनी जाएगी। मैं कहता हूँ आज सुनी जाए, आज चीफ जस्टिस साहब उसको उठा लें, पिटीशन तो पड़ी है। लेकिन हमारे तो कमान से तीर निकल चुका, हमने तो जो पिटीशन जमा कर दी सुप्रीम कोर्ट में, अब तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो कल उठा ले, परसों उठा ले, मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन चीफ साहब उठा लें। उस पर कोई जो है वो फिर न्यूट्रल का लफ्ज आएगा, फिर आप मजाक उड़ाएंगे। कोई न्यूट्रल जज जिन पे सबको एतमाद हो, बिठा दे कोई पैनल 3 जजेस का और जुडिशल कमीशन बैठ जाए। सही। अली मोहम्मद खान साहब, चंद रोज पहले जो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से भी सवाल हुए। उन्होंने बड़ा डिटेल इस बारे में ब्रीफ किया और बाकायदा उन्होंने कहा कि एक सियासी माफिया है जो चाहता है कि वो जो है ना वो सारे रुकावटें खड़ी कर रहा है, वो नहीं चाह रहा ये ऑपरेशन हो। तो ज़ाहिर है KPK में आप लोगों की हुकूमत है, हो सकता है इशारा वो बिल्कुल आपकी तरफ ही था, होगा इशारा। तो ये क्यों ये तासुर मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ नहीं चाहती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू है वो कामयाब हो? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तो उन्होंने जो बात की है उससे काफी कंफ्यूजन क्लियर हुई है। जो DG ISPR ने क्लियर किया है कि ये जो है
काइनेटिक ऑपरेशन, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं कि फौज आ जाती है और पूरा इलाका खाली हो जाता है और एक बड़ा ऑपरेशन, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया, सबको खदशात यही थे, ये क्लियर हो गया है। ये अगर पहले क्लियर हो जाता, यहाँ कमजोरी है इस हुकूमत की। डिफेंस मिनिस्टर को या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसको कोई ढंग का काम करना चाहिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को। ये मुझे बताएं, वैसे बातों से बात चली है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो पाबंदी लगाने चले थे और आर्टिकल 6 में खान साहब और अलवी साहब और कासिम सूरी साहब को फांसी चढ़ाना चाहते हैं। वो उनका अब ये दूसरा आगे हैं सेंटर जो है मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं मुज़ाकरात करनी है, वो दूसरा आके कहता है फांसी चढ़ाऊंगा। तो पहले आपस में भी फैसला करना नहीं। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि उजलत में वो प्रीमेच्योर डिक्लेरेशन थी। उजलत में सारे काम ही उजलत में करते हैं, इनको उजलत में फॉर्म 47 में मिल गए। आधी पकी खीर खा रहे हैं, खीर जब पकेगी ना लग पता इनको जाएगा, पेट में वो मरोड़ उठेगा कि वो इंशाल्लाह 5 साल नहीं जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो दूसरी है। डीजी साहब ने बात की है, क्लियर हो गया। अगर ये बात शहबाज साहब या डिफेंस मिनिस्टर साहब आके कह देते पार्लियामेंट में तो क्या उनका जाता था? वो आके उधर तानाबादी से, डिफेंस मिनिस्टर साहब तो उनको क्या हो गया है? इलेक्शन हारने का दुख होता है इंसान को, इतना दुख है कि असेंबली में आके तो ताने कसते हैं। इस पे अगर आप कहते हैं डीजी को बात नहीं करनी पड़ती। वैसे डीजी साहब के एक हवाले से एक बात करूंगा, उनको भी अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। इंतशारी या फसादी इस तरह की चीजें नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, वो यहाँ करोड़ों जो आबादी है उसकी नुमाइंदा हुकूमत है और उनको खदशात हैं। जहां वो दहशत गर्दी से तंग है और उसके खिलाफ है, वहां ऑपरेशन में भी यहाँ लोगों की जिंदगियां जो है वो अजीरन की हुई थी। लोगों की जेन्युइन खदशात हैं, इसलिए वो बड़े ऑपरेशन से डरते हैं। इस पे वो लोग भी सोचें कि एतमाद का फुकदान क्यों है, क्यों ऑपरेशन से डरते हैं। अब अगर चीज क्लियर हो गई है तो इन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। टोला इंतशारी ये बातें ना करें, किसी को टोला शोला इंतशारी कोई किसी को ना कहे। हम सब मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। अगर आप मुहब्ब वतन है, आपसे 10 गुना हम मुहब्ब वतन है, तो इस पे बात ही ना करें। आप वो काम करें जो आपका पेशावराना काम है। हम अपनी सियासत करेंगे। आप जब सियासत से दूर होंगे उसमें आपकी इज्जत है। हम जब आपके कामों में जाएंगे उसका नुकसान है। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे लेके जाना है, लेकिन आगे तब जाएगा जब हम आपको रिस्पेक्ट देंगे और आप हमें रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर तहरीक इंसाफ के सीनियर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक हफ्ता पहले तक तो हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाह रही थी और आज मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रही है, ऑफ़र कर रही है। और ये ऑफ़र एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब इसे बैन करने के लिए अपने इत्तेहादियों को एक तरफ एतमाद में भी लिया जा रहा है। अब पीटीआई पर पाबंदी लगाएं या मुज़ाकरात करें, हुक्मरान पार्टी किसी सियासी दबाव का शिकार नज़र आ रही है। 15 जुलाई को वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मुल्की मीडिया पर अचानक नमूदार होते हैं और पीटीआई को मुल्क दुश्मन जमात करार दिया जाता है और उन पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया जाता है। ज़रा देखिए, ने ये फैसला किया है वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। 2014 के धरनों से लेकर आज तक एक मखसूस ज़हनियत है जिसको परवान चढ़ाया जा रहा है। नो मोर, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। इस मुल्क की मईशत ने अगर आगे चलना है, इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को अगर रोजगार के मौके मिलने हैं, इस मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं। अता तारड़ साहब की इस न्यूज़ ब्रीफिंग के बाद इत्तेहादियों ने तो जो मुखालिफत की सो की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ने भी पाबंदी के फैसले को कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई थी, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये कहा था कि ये इमेच्योर डिक्लेरेशन थी, जल्दी में उजलत में ये ऐलान कर दिया गया। बल्कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब ने भी वाज़े ये पैगाम दिया था कि पार्टी लीडर्स की मुशावरत के बगैर पाबंदी के मामले में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। नाजरीन, दहशत गर्दी की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान करने वाले आज उन्हें दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात करने का ऐलान कर रहे हैं और इस बार मुज़ाकरात की दावत देने का ऐलान वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक से कराया जा रहा है। ज़रा देखिए आज उन्होंने क्या कहा। हमें हटाना हटा दें। जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना जो है वो मरकज नहीं था। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि
सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें, हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें, आए बात करें। हुकूमत की मुज़ाकरात की इस ऑफ़र के पीछे क्या हुकूमत जाने का कोई डर है, कोई खौफ है? क्या ये मुस्तकबिल करीब में पीटीआई की सियासी जीत या अडयाला के दरवाजे खुलने का खदशा तो नहीं जो हुकूमत को खाया जा रहा है? मखसूस नशस्तों के केस का फैसला आने के बाद वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात को हदफ बना सकती है, यानी अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस के आगे फॉर्म 45 रखने की प्लानिंग का तासुर दिया जा रहा है। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि इनकी निजी जो महफिलें उनमें ये बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि हमारी बात हो गई है। मरीम नवाज ने भी अपनी तकरीर में कहा था कि जजेस जिसे लाना चाह रहे हैं वो तो कौम का मुजरिम है। उसी दौरान आलमी मालियाती इदारे फिच की रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 18 महीने चलने की पेशगोई की गई। क्या वाकई हुकूमती ऐवानों में रजीम चेंज की बातें हो रही हैं? क्या ये बात दुरुस्त है कि नून लीग अगले चंद महीनों में खुद को अपोजिशन में देख रही है? इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपने वक्त दिया। राना साहब, ये पाबंदी लगाने और आर्टिकल 6 लगाने के एक हफ्ते के सफ़र के दौरान आज मुज़ाकरात की बात करना ऐसे लोगों से जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ये साथ साथ नहीं चल सकते, अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, मईशत को पहिए पर चढ़ाना है तो ये इस पार्टी के साथ मुल्क नहीं चल सकता। तो अचानक तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने की जो बात आज की है, क्या ये इत्तेहादियों का प्रेशर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है क्या पाबंदी लगाने पर? देखिए शाजिया, जो बातचीत की अभी जिक्र किया एक वजीर साहब ने, मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल लोग होते हैं वो हमेशा मामला बातचीत के जरिए ही हल करते हैं और यही एक रास्ता है जिसको हम आगे लेके चल सकते हैं। और जो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला है या जिस तरह के इश्यूज इस वक्त खड़े हैं वो, और हमें बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है जिस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि बातचीत ही होनी चाहिए। और लेकिन ये किस अंदाज में बात हुई, क्योंकि एक तरफ तो बात वही है कि पाबंदी लगनी चाहिए और लगनी चाहिए जिसमें तो उसमें जब ये बात हुई कोई इतनी पार्टी लेवल पे डिस्कशन तो नहीं उस फोरम पे, लेकिन हमने भी सुना कि पार्टी लेवल में पाबंदी लगाने के हवाले से भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इख्तिलाफात हैं पार्टी के अंदर भी कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? नहीं, मेरा तो ख्याल है पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि उनका कोई ऐसा एक्ट या ऐसे उनके मामलात साल से ऐसे उसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे हैं जो मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि एंटी स्टेट हैं या पाकिस्तान को कमज़ोर करने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उनका पॉलिटिकल प्रोसेस में वो है ही नहीं, वो तो एक फाशिस्ट रुझान की तरफ उसकी रुझान से चल रहे थे। तो लेकिन जहाँ तक पार्टी में डिफरेंसेस का तल्लुक है, क्योंकि पार्टी में किसी भी लेवल पे बात तो इसको डिस्कस नहीं किया गया जैसे कोई बंदा कह सके कि क्या क्या रहा है टीवी पे ये रहा आपको मिल रही है जिस तरह की मिल रही है, जिस तरह डार साहब ने कहा। लेकिन आज मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और मुज़ाकरात के ऑफर से लगा कि शायद इत्तेहादी नहीं चाह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही है, MQM नहीं चाह रही है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे, हुकूमत ने मजबूरन मुज़ाकरात की ऑफर कर दी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। ये जरूर बात की है इत्तेहादियों ने कि हमारे साथ मशवरा नहीं किया गया, वो तो टीवी पे और सारी खबरें थी, उसमें किसी ने क्या कहना है या क्या उससे किसी ने उसका नतीजा निकालना है। लेकिन यहाँ ये बात भी हुई कि पीपल्स पार्टी और उन लोगों ने आपस में बातचीत की और वो अपने अपने फोरम पे उसको सीरियसली डिस्कस करेंगे, ऑल सीरियसनेस कि इसके बेस पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो वो बात बिल्कुल है कि वो कहते जी हम लेके अपने उस ECC में या जो भी उनका फोरम है पार्टी का वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे कि राणा साहब इसका मतलब ये है कि अभी भी
ये डिस्कशन होना बाकी है या हो रही है इत्तेहादियों के साथ आप लोगों की भी और अपनी पार्टी के अंदर की भी कि पाबंदी लगानी है, कैसे लगानी है, कब लगानी है? तो इसका मतलब ये पैरेलल ये डिस्कशन चल रही है, हुकूमत चाहती है पाबंदी लगाना। बिल्कुल, ये तो आपने सुना कि एक असूली फैसला हुआ है इन प्रिंसिपल के इसके पाबंदी लगनी चाहिए। अब इस पाबंदी के प्रोसेस को आगे लेके जाना, उसके बहुत सारे मराहल हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी इत्तेहादियाँ लाइज हैं उनको बोर्ड लेना और उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनकी सपोर्ट के साथ ही आगे जाया जा सकता है। दूसरा यह है कि जो आईनी और कानूनी रास्ता है वो भी आपको पता है कि एक पार्लियामेंट का फोरम है, फिर कैबिनेट का है, फिर उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री डिक्लेरेशन देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको फाइनली रेटिफिकेशन के लिए ले जाया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के पास आप लोगों ने लेके जाना है, जिस सुप्रीम कोर्ट में जो 16 जुलाई को जो फैसला आया, 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसमें से 13 में से 11 जजेस ने तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात तस्लीम किया और लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान को रिलीफ दिया है। आप लोग कह रहे हैं दहशतगर्द, सुप्रीम कोर्ट जहां पर आप ये लेके जाना चाहते हैं रेफरेंस, वो तो सियासी जमात मान रहे हैं, वो तो दहशतगर्द नहीं कह रहे हैं। तो ये बड़ा तजाद है इन चीजों में। देखिए, बहुत सारी एविडेंस है। जब ये केस प्रोसेस होगा, अगर हुआ तो उसमें बड़े सब्सटेंशियल या बड़ा सॉलिड किस्म की ग्राउंड होगी, मटीरियल होगा, जिसको लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के सामने रखेंगे। फिर उनकी मर्जी है कि वो उसको किस तरह देखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के ख्याल में ये है कि देयर इज सफिशिएंट मटीरियल एंड एविडेंस टू बैन द पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि वो जब केस चलेगा तो फिर सारी चीज सामने आएगी। तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है और ये बाकायदा आर्मी चीफ साहब को मुखातिब करके पैगाम दे रहे हैं खान साहब कि हुकूमत तो हमें लड़वाने की साजिश कर रही है, तो ना ये हम होने देंगे, ना सिपर सालार साहब ये होने देंगे। तो वो कह रहे हैं कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है इनसे, आप लड़वा रहे हैं तहरीक इंसाफ को फौज के साथ। अब मैं क्या कह सकता हूँ तहरीक इंसाफ को? ये वही तहरीक इंसाफ है जो इससे पहले तो सारा उनका जो फायर जो खोला हुआ था उन्होंने, जो जिस तरह उनका सोशल मीडिया है आर्मी के खिलाफ या उनके सीनियर जनरलों के खिलाफ, वो सारी बातें आपके पास है। जिस तरह न्यूट्रल तो जानवर होता है, जिस तरह जो कहा गया, डर्टी हैरी और ये सारी चीजें आपके सामने हैं। आज ये बातें करते हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो खुद इनके खमीर में इस किस्म की बातें हैं। ये तो झूठ बोलते हैं, यू टर्न लेते हैं। आज इनको नजर आ रहा है कि अब कोई रास्ते नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि जी हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई लड़ाने की कोशिश क्या, आप तो बहुत देर से लड़ रहे हैं उनके साथ, आपको नहीं पता। आप तो आसान फरामोश हैं। 2018 में आपको लाए पाल के इनको, आपको पाला पोसा। लेकिन अब आप देखें तहरीक इंसाफ बड़ी रिलैक्स नजर आ रही है। सिर्फ तहरीक इंसाफ अगर एक तरफ हमें रिलैक्स नजर आ रही है, दूसरी तरफ हुकूमत के कुछ लोग जो हैं जब वो टॉक शोज में आकर बात करते हैं, अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं और ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने का मतलब ये कि हम सब लोग जेलों में चले जाएं, और वो कह रहे हैं कि ऐसी बातें पीटीआई के अंदर से हो रही हैं और कहा जा रहा है कि हम जो है वो नवंबर दिसंबर में हालात बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, हम इक़्तिदार में आ जाएंगे क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली होने जा रही है। तो आप लोगों को इतना खौफ क्यों है कि अगर चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाएंगे तो हालात बदल जाएंगे, आप लोगों की हुकूमत चली जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखे चीफ जस्टिस जो नए आ रहे हैं या जजेस हैं, उन्होंने इन और कानून के मुताबिक ही काम करना है, वो उस तरह देखेंगे उसको। लेकिन ये कहना कि हुकूमत चली जाएगी, मैं आपको बताऊं, ये बस उन्होंने एक पार्टी में अपने वर्करों को पार्टी में जिंदा रखा हुआ है, वर्करों में पीटीआई ने, तो इस किस्म की वो बात करते रहते हैं। कभी कहते थे जून है, कभी कहते जुलाई है, कभी कहते अगस्त है। अब दिसंबर का उन्होंने कहा हुआ है कि जी दिसंबर में कुछ जो उनके स्पीकर, फार्मर स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि दिसंबर में पता नहीं हम इस पोजीशन में होंगे क्या हम हुकूमत बना लें। एक तरफ तो ये इलेक्शन की बातें करते हैं, कि ट्राइब्यूनल्स उनके हक में फैसले आ जाएंगे। नए चीफ जस्टिस साहब जो है वो 8 फरवरी के हवाले से जो इंतखाबात की जो पटिशन है उस वो जो है ना इंतखाबात उनके हक में फैसला आ जाएगा। फॉर्म 45, 47 को लेकर जो सारा मामला है तजाद से भरा हुआ, तो उनको तो बड़ी उम्मीद है कि इक़्तिदार उनको मिल जाएगा और फिर वो नए इलेक्शंस में चले जाएंगे।
ये आप वो उनके कहने की उनकी बातें सुनते हैं, बातें बहुत देर से आप उनकी सुन रहे हैं, क्या क्या वो कहते रहे, क्या क्या वो सुहाने ख्वाब दिखाते रहे, और किस तरह जब वो कभी मौका मिलता है किस तरह वो एक्ट करते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं। ये छोड़े इन बातों को। ये एक हमने भी बड़ी देखा, अपोजिशन में यही कहते थे बस दो महीने या 3 महीने हैं, 3 महीने हुकूमत है, तो इसी तरह चलते जाएंगे। ये असम्बली है, 5 साल पूरे करेगी असम्बली और हुकूमत भी पूरी करेगी इंशाल्लाह। मतलब कि वही बात जो अक्सर ये जावेद लतीफ़ साहब भी ये बात कहते हैं कि हुकूमत तो चलेगी, जो लाए हैं वो चलाना भी जानते हैं। नहीं, ये तो उनको पता हो कि कौन लाया है। मैं तो समझता हूँ इलेक्शन लड़े हैं, मैंने भी लड़ा है, बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए हैं। शेखपुरा में फेयरेस्ट तरीन इलेक्शन था। मैं दावे से कहता हूँ अगर कुछ करना तो यहाँ इंक्वायरी करा लें, तो बाकी कौन क्या कहता है वो जाने, उनका जवाब जो वो उनसे जवाब लिया कर। सही। राना साहब, अभी हुकूमत को आए हुए 6 महीने हुए हैं, अब धरने एहतजाज आप लोगों की हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू हो गए हैं, वहाँ धरना दिए बैठे हैं जमात इस्लामी वाले। ऑल्दो आप लोगों ने कमेटी भी बना दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भले ही मुज़ाकरात आप लोग करेंगे उनके साथ, लेकिन जो उनके मुतालिबात हैं उनकी मंजूरी तक वो बैठे रहेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी, और वो इस तरह पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनकी तरह ही वो उनकी सोच होगी और उस तरह ही वो फैसले करेंगे। तो इस वक्त जिस मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, मैं समझता हूँ उसमें तो सभी को चाहिए कि उसको उस क्राइसिस से निकालने के लिए कोई ऐसा कोई काम ना हो जिससे और ज़्यादा मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा हो। कल जहाँ प्राइम मिनिस्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और काम चले और हम आगे बढ़े, और इस वही बात ना। और अगर इस तरह धरने दे के सड़कें ब्लॉक होंगी, सारा निज़ाम मफलूज होगा, तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? हालात तो उस तरफ जाहिर है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? शादिया, मैं यही कहने लगा था कि एक तरफ तो इतनी मेहनत हो रही है, इस तरह जो चाइनीज हैं उनको जिस तरह उनके साथ हम अंगेज हैं कि यहाँ पे वो आके इन्वेस्टमेंट करें, और जिस तरह दूसरे ममालिक के साथ सऊदी अरेबिया या दूसरे सेंट्रल एशिया जितने मुल्क हैं उनके साथ जिस तरह हम अंगेज हुए हैं, तो अगर इस तरह का काम करेंगे तो ये किस तरह मैं समझूँ ये पाकिस्तानियत है, किस तरह मैं समझ लूँ कि ये वाकई मुखलस है कि पाकिस्तान के मसले हल हों। तो अभी मुझे कोई वहाँ एक मिला पिंडी में मेरे ऑफिस में जिस दिन ये काम शुरू हुआ था, तो मैंने कहा कि आप लेट क्यों हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि जी 2 घंटे तो मुझे लगे हैं वहाँ से आने में पिंडी से। तो साथ ही उसने कहा कि जी इस माहौल में आप क्या इन्वेस्टमेंट, इस तरह तो मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। कोई ये इलेक्शन ऐसे कौन सा इलेक्शन है जिसमें इशू खड़े नहीं हुए या क्वेश्चन खड़े नहीं हुए? सही। राना साहब, हर कुछ महीनों के बाद ये कह दिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब निकलेंगे, कैंपेन एक स्टार्ट करेंगे, अवाम के साथ बाकायदा अब वो राब्ते में रहेंगे, लेकिन फिर उनकी वो जो खामोशी है वो टूटती नहीं है, अवाम के सामने आते नहीं हैं, उस तरीके से हमें वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, पार्लियामेंट में वो नज़र नहीं आते हैं, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, बड़े पॉपुलर लीडर हैं, बहुत फॉलोइंग है, और मुस्लिम लीग नून उनके साथ ही है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जब भी टाइम आया, राइट टाइम पे राइट, वो इंशाल्लाह ये काम सारा मोबिलाइज भी करेंगे और बाहर भी निकलेंगे। लेकिन अभी कौन सी चीज़ एक्टिव नजर आ रहे हैं कि जो पाबंदी का इतना बड़ा फैसला यकीनन अब ये उनकी मर्जी के बगैर नहीं हुआ होगा, ये सारे फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं। जल्दी तो हमारे जितने भी फैसले होते हैं अपने हम कायद की मर्जी से करते हैं, उनकी गाइडेंस में करते हैं, लेकिन इसका मुझे नहीं पता। देखिए, एक चीज़ पे मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ बात हुई है, किस तरह फैसला हुआ है, क्या हुआ है, इसकी डिटेल का मुझे नहीं पता किस तरह मियां साहब को उनके साथ मशवरा हुआ है या उन्होंने कहा या नहीं कहा, मुझे नहीं पता इसका। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर राना तनवीर मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़िम वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तारीखी एतबार से पाकिस्तान में ताकतवर ईवानों के लिए आज़ादी इजहार राय एक मसला रहा है, बल्कि नापसंदीदा अमल रहा है। हालांकि जो तरक्की करने वाले मुआशरे होते हैं उनका ये लाजमी जुज़्व है। आज़ाद और जमहूरी मुआशरों में इख्तलाफी आवाज़ों की हौसला अफजाई की जाती है, लेकिन जब बात कौमी सलामती की हो तो ऐसी आज़ादी पर सवालात भी उठने लगते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने इंतहा कर रखी है। शिद्दत इतनी है कि एक आम फर्द से लेकर मुल्क की अहम तरीन शख्सियात और पब्लिक ऑफिस से लेकर नेशनल सिक्योरिटी के इदारों तक कोई भी आज महफूज नहीं है, जिसके लिए मुल्क में फायरवॉल, जी फाइबर वॉल नहीं, फायरवॉल इंस्टॉल करने की प्लानिंग हो रही है। इस फायरवॉल के ज़रिए मुल्क में सोशल मीडिया पर आने वाली जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करके मनफी और जो ख़तरनाक कंटेंट होगा, मवाद होगा, उसको रोका जाएगा। बल्कि यही नहीं, बल्कि जो फेक आईडी से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ऐसे लोगों की भी निशानदही हो सकेगी। दूसरी तरफ फायरवॉल के नुकसानात पर सवाल भी उठ रहे हैं कि कैसे किसी शहरी की प्राइवेसी को मॉनिटर किया जा सकता है, और जब तक कोई जुर्म नहीं किया जाता तब तक किसी की आवाज़ को कैसे बंद किया जा सकता है। ये तो इंसानी हुकूक की पामाली है। महज हुकूमत पर तनकीद रोकने की आड़ में डिजिटल दुनिया को पाकिस्तान में बैन करना या इसके जुज़वी छेड़छाड़ करना ये ज़्यादती होगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में इंटरनेट पर पाबंदियाँ ये कोई नई बात नहीं है और हुकूमत कई बार इंटरनेट बंद करती आई है। ख़ास तौर पर सिक्योरिटी को लेकर मोबाइल बंद करना, इस पर डेटा सर्विस बंद कर देना, ये बड़ी नॉर्मल सी बात हो चुकी है हमारे मुल्क में। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में भी मोबाइल फ़ोन सार्फिन इंटरनेट से महरूम थे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ वेबसाइट्स को भी पाकिस्तान में बंद किया जाता रहा है। साल 2008 में एक मतनाज़िब फ़िल्म की वजह से पाकिस्तान में यूट्यूब पर पाबंदी आयद की गई, जो एक अरसे के बाद फिर हटाई गई थी। इस वक्त भी मुल्क में समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पिछले कई महीनों से पाबंदी है और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद रेगुलेट करने में एक्स की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान की मदद नहीं की गई। यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अखबारात और ख़बरों से मुतालिक वेबसाइट्स को भी पाकिस्तान में ब्लॉक किया जा चुका है। पाकिस्तान में फायर वॉल का आना कैसा होगा और इससे आज़ादी इजहार राय के अलावा ITs कंपनीज़ के काम पर भी क्या कोई असर पड़ेगा, और ख़ास तौर पर पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में जो इंटरनेट की जो सर्विस बड़ी स्लो हुई है, ये फायर वॉल का असर है, ये क्या सारा माजरा है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हारून बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका। सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा कि लोग ये आप अमूमन सुनते होंगे पिछले कुछ अरसे से हमारा जो इंटरनेट है वो बहुत स्लो है। व्हाट्सएप पे अगर आपको वीडियो भेजते हैं उस पर टाइम लगता है। आजकल व्हाट्सएप की कॉल बार बार कट जाती है। फेसबुक बड़ा स्लो काम कर रहा है। ये इसका फायरवॉल की से क्या कनेक्शन है कि हमारा इंटरनेट ही स्लो हो गया है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि फायरवॉल का एक आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा है, लेकिन ये बात भी दूसरी तरफ ठीक है कि पाकिस्तान में इंटरनेट करीब 7-8 महीने हो गए हैं कि मुसलसल बहुत डाउन जा रहा है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि इसमें पूरी एक माइंडसेट बनाया गया है हम लोगों का। जब से ये एपिसोड्स होनी शुरू हुई हैं, गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था कि इंटरनेट जो है वो उसकी अपग्रेडेशन हो रही है, और ये इलेक्शन से पहले ही खबर आ गई थी। तो अपग्रेडेशन के साथ फिर बाद में मीडिया में ये रिपोर्ट होना शुरू कर कि फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है, और फिर बाद में खबर भी रिपोर्ट की गई कि चाइना की मदद से और चाइना साख्त की कोई फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है। तो इस वजह से तकरीबन 7 महीने तो हो गए हम देख रहे हैं कि मुसलसल इंटरनेट की सर्विसेज जैसे कि व्हाट्सएप की अभी रिसेंटली हमने एग्जांपल देखी कि वो डाउन हुआ है। और अगर हमने खुद भी एज डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट और हम एक्सपर्ट भी हैं इस हवाले से, हमने ट्रैफिक को मॉनिटर भी किया है, फोरेंसिक्स भी हमने रन की है। तो हमें बहुत सारे ऐसे क्लू मिले हैं जिसमें हमने DPIs और CDN नेटवर्क्स को हमने जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स हैं जिसके जरिए जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं वो राउट होती हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अरबों रुपया ज़ाया कर दिया। जो सिस्टम लाना चाहते थे उस तरीके से सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है, पैसा ज़ाया हो गया, उल्टा शहरियों को तंगी हो रही है। क्या इस बात में भी कोई हकीकत है कि फायरवॉल पर जो सिस्टम होना चाहिए था वो नहीं है? बहुत सारी चहमगोइयां हैं इस वक्त। फायरवॉल इटसेल्फ अभी तक चहमगोई है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई
खुद से उन्होंने इसकी कंफर्मेशन नहीं की। मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं जो कि कोई ऑथेंटिक सोर्सेज, तब तक हम उनको नहीं गर्दान सकते जब तक कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी इदारे के साथ शो नहीं करते। हमारे मीडिया के अंदर सोर्सेज या ज़राए के साथ खबर तो चला दी जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ज़राए जो है ये कौन है, क्या नाम है, क्या डिजिग्नेशन है। तो हम इस वक्त कोई हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि वाकई कोई फायरवॉल इन्होंने इंस्टॉल किया, लेकिन जो अगर फायरवॉल इंस्टॉल नहीं की तो आपको क्या समझ में आता है इंटरनेट स्लो होने की वजह फिर क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने इसको डिटेक्ट किया है। हमने नेटवर्क स्कैनिंग जब की तो हमें पता चला कि मुख्तलिफ DPIs के नेटवर्क्स मिले हैं, IPs मिली हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर। CDN नेटवर्क्स के ऊपर जाके, से आपने एक्स की बात की, एक्स की ब्लॉकेज के हवाले से हमें CDN नेटवर्क्स ECMI का हमें डिटेक्शन मिली। तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट ने पहले बता दिया था कि कुछ अपग्रेडेशन हो रही है, लेकिन अपग्रेडेशन का उन्होंने ये नहीं बताया कि बाकी फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है या कोई और। लेकिन आप नहीं समझते कि ऐसे जैसे एक्स पर पाबंदी हुकूमत ने लगा दी तो फिर ऐसे जो इदारे हैं वो पाकिस्तान से आप देखें खौफ हो रहे हैं। आप अपना हमसाया मुल्क देख लें जहां गूगल ने अपना दफ्तर बना लिया, जहां एक अंबानी के बेटे की शादी पर जो है वो बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। आप देखें मार्क ज़करबर्ग और बड़े लोग आ जाते हैं, एलन मस्क, ये सब लोग शादियों में आए तो वहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है और पाकिस्तान में आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल इदारे तो आप समझते हैं ज़ाहिर है ऐसे खौफ होंगे। देखिए ये बहुत पॉलिटिकल मैटर्स हैं, आप सिर्फ इसको सिर्फ इस नज़र से नहीं देख सकते कि वहाँ पर शादियाँ हो रही हैं तो अपने बड़े बड़े जो उनके पार्टनर्स हैं और वो जैसे मार्क ज़करबर्ग की आपने एग्जांपल दी या फिर और दीगर जो इंटरनेट के जैसे सुंदर पिचाई वगैरह, तो ये सिर्फ इस लिहाज से हम इस चीज़ को उसका मुआवजा नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी डिप्लोमेटिक गेम भी होती है। फिर आपने जो कंट्री की जो आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको सेट करना होता है, प्रायोरिटीज को सेट करना होता है। हमारी प्रायोरिटी या इकोनॉमिक जो हमारी प्रोग्रेस है उससे जो हमारी पॉलिसीज है उससे मुताबिक रखती है या नहीं रखती। तो अनफॉर्चुनेटली सारी चीजें हम देख रहे हैं। एक तरफ हम डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं कि हम बहुत सारा बूम लेके आएंगे IT के अंदर, दूसरी तरफ हमारी ये पॉलिसी है कि हम मुझे एक और चीज बताएं कि फायरवॉल को लगाने का मकसद क्या है? क्या स्पेसिफिकली हुकूमत अगर किसी इदारे को, लोगों को, चंद मखसूस अफराद को मॉनिटर करना चाहती है उसको मॉनिटर करे, या हर शहरी की जो प्राइवेसी है आप समझते हैं उससे डिस्टर्ब होएगी? देखें गवर्नमेंट ने वैसे भी जवाब जमा कराया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उनके पास ऐसा नेटवर्क है जिसके जरिए वो मिलियंस ऑफ सिटीजन्स का जो डाटा है वो मॉनिटर, उनकी जो कॉल्स हैं या उनकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते। तो स्पेसिफिकली कॉल्स के हवाले से था। तो सर्वेलेंस तो डेफिनेटली एक इसका एस्पेक्ट है, क्योंकि फायरवॉल जिस तरह की हमने डिटेक्ट किया है, DPIs वगैरह इस तरह के, उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करेगी। और मॉनिटरिंग एक दफ़ा आपके पास सिस्टम आ गया तो मॉनिटरिंग फिर आप कुछ खास जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट या फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इस किस्म के लोगों को सिर्फ आप टारगेट नहीं करते, फिर जहां जहां आपका दिल करता है फिर वहां पर आपकी टारगेटिंग और सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग हो सकती है। तो फिर ये आप देखेंगे कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो लोगों की मॉनिटरिंग एक और बात, ये अगर अभी टेस्टिंग हो रही है इस वजह से अगर इंटरनेट का ये हाल है, या ये अब हिस्सा बन जाएगा, ये मामूल का हिस्सा बन जाएगा, बड़ी नॉर्मल सी बात हो जाएगी कि ऐसी ही इंटरनेट सर्विस के साथ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा? पाकिस्तान ने डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाया है और उसका मकसद ये है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाना है। तो फिर डेफिनेटली इतना बुरा इंटरनेट काम नहीं कर सकता। वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ मुताबिक नहीं रहता। आपको बहुत अच्छा और अफोर्डेबल और सिक्योर, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अफोर्डेबल, अनइंटरप्टेड, सिक्योर, इस किस्म का इंटरनेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपकी जो IT कंपनीज हैं जो बाहर बैठे हुए जो इन्वेस्टमेंट करने के गर्ज से पाकिस्तान को देखती हैं लेकिन कर नहीं पाती, तो वो आइंदा भी नहीं कर पाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून बलू मेरे साथ थे, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।